हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही प्यारा सा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाई कुंदन कुमार। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण का सबसे पहला नंबर चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वर्ण। और ये बहुत ही एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इससे बोर्ड में 7 से 8 मार्क्स का सवाल पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। आइए हम लोग इसे बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो सबसे पहले इस सवाल ये है कि वर्ण हम लोग कहेंगे किसको? तो हम लोग वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके। जैसे हम यहाँ पे परिभाषा लिख देते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके। कहने का अर्थ हुआ कि हम लोग वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके, मतलब सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग समझेंगे। जैसे में हो जाएगा क्या, क होगा लेकिन क में हलंत लग जाएगा, आधा क होगा। और देखेंगे एग्जाम्पल, प इसमें हलंत लगा देंगे, च इसमें हलंत लगा देंगे। यही हुआ एग्जाम्पल, क हलंत, प हलंत, च हलंत। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। वर्णों का भी संख्या होती है तो कुल कितनी होती है, तो लिख देंगे कि वर्णों की कुल संख्या जो होता है ना दोस्त, वो 52 होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है तो बोलेंगे 52। लेकिन मुख्यतः आपसे पूछा जाए कि अगर वर्णों का मुख्यतः कितनी संख्या होते हैं तो मुख्यतः में बोलेंगे 44। जैसे यहाँ पे लिख देंगे, कुल संख्या अगर आपसे पूछा जाए तब बोलेंगे 52। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मुख्यतः तो मुख्यतः में बोलेंगे 44। यही हुआ, इसका मुख्यतः 44 होते हैं और कुल संख्या जो है ना 52 होते हैं। तो अब हम लोग चलेंगे कि वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। तो वर्णों के 2 भागों में बांटा गया है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि वर्ण के मुख्यतः वर्ण को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। वर्ण को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन है? तो ये पहला है स्वर वर्ण, और दूसरा है व्यंजन वर्ण। दूसरा कौन सा है? व्यंजन वर्ण। ठीक है दोस्त। तो ये पहला है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। अब हम लोग पहला हेडिंग डालेंगे, पहला हेडिंग देंगे स्वर वर्ण, और स्वर वर्ण के अंतर्गत अब बांटा गया है क्या होता है, स्वर वर्ण कितने होते हैं, स्वर वर्ण का कहाँ से कहाँ तक होता है, कितनी संख्या होता है, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो पहला हम लोग हेडिंग डाल देंगे स्वर वर्ण। अब इसका परिभाषा हम लोग देखेंगे। तो स्वर वर्ण का परिभाषा होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में
जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। तो पहले हम लोग परिभाषा इसको लिखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल पे आएंगे। तो लिखेंगे क्या कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए उसे क्या कहेंगे? उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अब स्वर वर्ण होते कितने हैं? तो स्वर वर्ण की संख्या जो है ना दोस्त, स्वर वर्ण की संख्या 11 होते हैं, 11। अब इसको 11 कौन कौन होते हैं उससे हम लोग समझेंगे कि उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता क्यों नहीं लिया जाता, कैसे नहीं होगा। तो हम लोग 11 होते हैं। कहाँ से कहाँ तक होते हैं? जैसे में हम लोग देखेंगे 11 तो होते हैं, लेकिन कौन कौन, कहाँ से कहाँ तक? तो अ से लेकर औ तक स्वर वर्ण की कुल संख्या 11 होते हैं, अ से औ तक। अब अ से औ तक में आप किसी भी वर्ण बोलिए तो वो दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेगा। जैसे हम लोग अ बोलिए तो अ लास्ट में भी अ आ रहा है। जैसे ई बोलिए तो ई लास्ट में ई आ रहा है। तो ई बोल रहे हैं, लास्ट में भी ई आ रहा है, तो यानी कि दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लिया, वो खुद पर डिपेंड कर रहा है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे स्वर वर्ण। जैसे ओ बोलिए, ओ लास्ट में भी ओ आया। तो जैसे औ बोलिए, लास्ट में औ आया, यानी कि यह स्वर वर्ण है, किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ले रहा। तो ये हो गया अ से औ तक, ये हो गया स्वर वर्ण। अब हम लोग देखेंगे कि स्वर वर्ण को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया। तो हम लोग यहाँ पे स्वर वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, ये देखने वाले हैं। अब कौन कौन है? तो पहला है स्वर, ह्रस्व स्वर, और दूसरा है दीर्घ स्वर। तो यहाँ पे लिख देंगे पैराग्राफ चेंज करके कि स्वर्ण वर्ण को मुख्यतः स्वर वर्ण को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। स्वर वर्ण को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? तो पहला है ह्रस्व स्वर। तो पहला क्या है? ह्रस्व स्वर, और दूसरा है दीर्घ स्वर। अब हम लोग पढ़ेंगे ये तो पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, लेकिन उच्चारण के अनुसार स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा गया। ये तो मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है स्वर वर्ण को, लेकिन उच्चारण के अनुसार जो है ना 3 भागों में बांटा गया है। और 3 भागों में पहला है यही ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा एक आ जाएगा प्लुत स्वर। तो उसे फिर हम लोग पैराग्राफ चेंज करके आसानी से यहाँ पे लिख देंगे कि लेकिन उच्चारण के अनुसार स्वर वर्ण को मुख्यतः उच्चारण के अनुसार स्वर वर्ण को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। उच्चारण के अनुसार स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला क्या है? तो पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर,
दीर्घ स्वर, और तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। अब हम लोग इसका सब का परिभाषा देखेंगे। पहला यह है ह्रस्व स्वर। तो और यहाँ पे देखिए वर्ण को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। और लेकिन उच्चारण के अनुसार में तीन भागों में बांटा गया है, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। लेकिन हम लोग इसका परिभाषा यहाँ पे नहीं लिखें। क्यों? क्योंकि यही चीज़ इसमें भी आया है, तो दोनों को एक ही बार में परिभाषा के मदद से हम लोग समझ जाएंगे। तो देखिए, पहला है ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर लिख करके डैश देंगे, और इसका परिभाषा क्या है वो हम लोग बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं। तो ह्रस्व स्वर क्या कहता है कि जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। इसको एग्जाम्पल की मदद से हम लोग देखेंगे। तो इसका परिभाषा क्या बोला वो हम लोग लिखने वाले हैं। तो लिख देंगे कि जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे उसी को ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे उसी को ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। और ह्रस्व स्वर वर्ण 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर वर्ण की संख्या जो है 4 होते हैं। कौन कौन? जैसे यहाँ पे लिख देंगे, जैसे हो गया अ, हर्षाई, हर्षाऊ, री। ये 4 होते हैं, अ, हर्षाई, हर्षाऊ, री। इसको बोलने में हमको सबसे कम समय लगता है। जैसे हम लोग फट से बोल देते हैं अ, ई, उ, री। उसमें कोई समय नहीं लगा, एकदम मतलब तुरंत बोला गया, अ, उ, री, तुरंत बोला गया। तो हम लोग का कम समय लगा ना, इसी को बोलते हैं ह्रस्व स्वर। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, यहाँ पे ये दीर्घ स्वर। हम लोग दूसरा पढ़ने वाले हैं दीर्घ स्वर। तो यहाँ पे नया पेज ले लेते हैं, और दूसरा यहाँ पे दीर्घ स्वर लिख करके डैश दे देंगे। दीर्घ स्वर क्या बोलता है कि जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा दुगना समय लगे उसी को दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। तो इसका हम लोग पहले परिभाषा देखेंगे। परिभाषा लिख देंगे कि जिन स्वर वर्णों के यहाँ पे थोड़ा सोजा कर देते हैं। हाँ, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में क्या होगा? ह्रस्व की अपेक्षा दुगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? उसे दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। ह्रस्व की अपेक्षा दुगुना समय लगे उसी को दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। ये होते हैं कितना? ये इसकी संख्या, दीर्घ स्वर वर्ण की संख्या होते हैं 7। और ये कौन कौन होते हैं? जैसे इसकी संख्या कितने होते हैं? 7। जैसे में हम लोग एग्जाम्पल में समझेंगे कौन कौन 7 होते हैं। आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, ओ, औ। यही 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यही 7 होते हैं। आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, ओ, औ।
अब ह्रस्व की अपेक्षा दुगना समय कैसे लगेगा? जैसे देखिए, हमने यहाँ पे लिखा ह्रस्व स्वर वर्ण, यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे कर देते हैं ताकि आपको समझ में ज़्यादा आए। देख सकते हैं ये है ह्रस्व स्वर वर्ण जो 4 होते हैं, अ, हर्षई, हर्षऊ, ऋ। इसको बहुत ही कम समय में बोल लेंगे हम लोग। अ, हर्षई, हर्षऊ तुरंत बोला जा रहा है। इसमें भी देखेंगे आ थोड़ा का समय ज़्यादा लगा कि नहीं, इससे सीधे दोगुना समय लग रहा है। तो बोलने के लिए तुरंत बोला जा रहा है लेकिन दोगुना समय लग रहा है। हर्षई, हर्षई, इसमें हर्षई, यहाँ में दीर्घई, 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 हर्षऊ, दीर्घऊ, ज़्यादा समय लग रहा है ना, इसी को कहते हैं दीर्घ स्वर वर्ण। अब हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब हम लोग तीसरा पढ़ने वाले हैं प्लुत स्वर। तीसरा क्या है? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर हम लोग किसे कहेंगे? जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व के अपेक्षा तिगुना समय लगे उसे प्लुत स्वर वर्ण कहते हैं। इसका परिभाषा क्या होगा? परिभाषा हम लिखते चलते हैं, जी से नहीं होगा, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में क्या होगा? ह्रस्व के अपेक्षा तिगुना समय लगे, तिगुना समय लगे, उसे क्या कहते हैं? उसे प्लुत स्वर वर्ण कहते हैं। और इसका एक खास बात क्या होता है ना, कि यह जो है ना, यह हिंदी में अपवाद होता है। ये लिखना बहुत ज़रूरी है। यह हिंदी में अपवाद होता है। जब हिंदी में अपवाद होता है तो इसका प्रयोग कहाँ होता है भाई? तो इसका प्रयोग जो है ना, साधारणतः संस्कृत में किया जाता है। तो यहाँ पे ये भी लिख देंगे, इसका प्रयोग साधारणता संस्कृत में, SANSKRIT, संस्कृत में किया जाता है। अब संस्कृत में कैसे इसका प्रयोग करेंगे? तो इसका एग्जाम्पल एक होगा, यहाँ पे लिख देंगे। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ओम। इसका यही एक एग्जाम्पल है, ओम। इसका हिंदी में कहीं प्रयोग करते हैं क्या? नहीं ना। इसका संस्कृत में प्रयोग करते हैं ओम का। अब हम लोग इससे थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं। अब हम लोग इससे आगे बढ़ना चाहते हैं। ये तो हम लोग देख लिए कि उच्चारण के अनुसार स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा गया, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। लेकिन अब छंद शास्त्र के अनुसार स्वर वर्ण को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, छंद शास्त्र के अनुसार। तो यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे, छंद शास्त्र के अनुसार स्वर वर्ण को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। ये दोनों कौन कौन है? तो अभी हम लोग पढ़ेंगे। 2 भागों में बांटा गया है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, गया है, बांटा गया है। अब ये 2 भागों में बांटा गया है, ये कौन कौन है भाई? छंद शास्त्र के अनुसार जो बांटा गया है स्वर वर्ण को 2 भागों में, ये 2 भाग कौन कौन है? तो पहला
पहला है लघु स्वर, लघु स्वर, और दूसरा है गुरु स्वर। पहला है लघु स्वर और दूसरा है गुरु स्वर। तो अब हम लोग पहला लिख करके डैश देंगे। पहला लघु स्वर, पहला लघु स्वर। अब इसका परिभाषा क्या होता है? ह्रस्व स्वर को ही लघु स्वर कहते हैं। अभी हम लोग पढ़े ना ऊपर, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं और उसी को हम लोग लघु स्वर कहते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे ह्रस्व स्वर को ही लघु स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को ही लघु स्वर कहते हैं। लघु स्वर अब एक संख्या में कितनी होते हैं? तो लघु स्वर की संख्या जो है 4 होते हैं। लघु स्वर की संख्या 4 होते हैं। अब ये 4 कौन कौन होते हैं? तो हम लोग जैसे में देखेंगे 4 कौन कौन होता है। अ, ई, उ और वी। इसी को कहते हैं लघु स्वर। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे गुरु स्वर। क्या है दूसरा? गुरु स्वर। गुरु स्वर में भी इसी तरह का परिभाषा हो जाएगा। इसमें ह्रस्व स्वर को कहते हैं तो इसमें दीर्घ स्वर को कहेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे दीर्घ स्वर वर्ण को गुरु स्वर वर्ण कहते हैं। दीर्घ स्वर को ही गुरु स्वर वर्ण कहते हैं और इसकी संख्या देखा जाए तो 7 होते हैं। इसकी संख्या कितने होते हैं बाबू? 7 होते हैं। जैसे में देखें कौन कौन होता है। अ होता है, दीर्घ ई होता है, दीर्घ उ होता है, ए, ऐ, यहाँ पे ओ और औ हो जाएगा। औ होगा, यहाँ पे हमको से और लिखा गया औ होगा। ओ औ 7 हो गया ना। इसी को हम लोग गुरु स्वर वर्ण कहते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम लोग इतना तो पढ़ लिए, छंद शास्त्र के अनुसार स्वर वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, लघु और गुरु। लेकिन इसमें इसको मात्रा के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? तो अब हम लोग मात्रा के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है वो पढ़ने वाले हैं। तो मात्रा के अनुसार जो है स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा गया। तो यहाँ पे लिख देंगे पैराग्राफ चेंज करके मात्रा के अनुसार स्वर वर्ण को यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है। मात्रा के अनुसार स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है और तीसरा कौन सा है? तो पहला है दोस्त एक मात्रिक स्वर और दूसरा है द्विमात्री स्वर और तीसरा है त्रिमात्री स्वर। तो यहाँ पे लिख देंगे पहला एक मात्री स्वर, यहाँ पे लिख देंगे दूसरा द्विमात्री स्वर और लिख देंगे तीसरा का है त्रिमात्री स्वर। अब हम लोग इसका एक एक करके परिभाषा पढ़ेंगे, परिभाषा की मदद से समझेंगे। तो पहला क्या है? एक मात्रिक स्वर। हम लोग इसका परिभाषा देखेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो इसका परिभाषा क्या कहता है कि वैसा स्वर वर्ण जिसमें एक मात्रा हो उसी को एक मात्रिक स्वर कहते हैं। तो हम लोग इसका परिभाषा लिख लेंगे वैसा स्वर वर्ण
जिसमें एक मात्रा हो उसे क्या कहेंगे? एक मात्रिक स्वर कहते हैं। एक मात्रिक स्वर कितने होते हैं? तो एक मात्रिक स्वर की संख्या 4 होते हैं। एक मात्रिक स्वर की संख्या कितने होते हैं? 4। कौन कौन होते हैं तो देखेंगे। जैसे में हो गया अ, हर्षई, हर्षऊ, री। अब हम लोग कैसे मानेंगे कि इसमें एक मात्रा हो? तो देखिए अ में एक मात्रा है, जैसे आ नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? ऊपर हम देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेके समझाते हैं आपको। यहाँ पे जैसे कि आ हम लेंगे तो आ में 2 मात्रा कैसे होगा? आ कौन कौन शब्दों से मिलकर बना है? देखिए अ जोड़ अ, ये दोनों को मिलाएंगे तब ना आ बनेगा जी। तो ये 2 मात्रा हो गया ना, ये 2 मात्रा हो गया। हमको पढ़ रहे हैं क्या? एक मात्रिक। तो ये एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? गलत। इसीलिए अ को लिया गया। इसी तरह से ई में भी हो गया, ई में हो गया, ऊ में, री में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होगी। अब हम लोग द्विमात्रिक देखेंगे, इसमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो दूसरा का क्या है? द्विमात्री स्वर। इसमें क्या कहता है कि वैसा स्वर जिसमें 2 मात्रा हो उसे द्विमात्री स्वर कहते हैं। इसका परिभाषा लिख देंगे। सबका सेम एक जैसा परिभाषा है। वैसा स्वर वर्ण जिसमें क्या हो? 2 मात्रा हो। जिसमें 2 मात्रा हो उसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर होते कितने हैं? तो इसकी संख्या जो है दोस्त, इसकी संख्या 7 होते हैं। 7 होते हैं। कौन कौन? तो इसमें एग्जाम्पल की मदद से हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे हो गया क्या? आ लेंगे तो इसमें कौन कौन मिलके बना है? अ प्लस अ, तन आ बना। तो ये 2 मात्रा है, इसलिए इसको द्विमात्रिक स्वर में रखेंगे, कॉमा। दूसरा में लेंगे क्या? दीर्घई। दीर्घई कौन कौन से मिलके बना है? हर्षई प्लस हर्षई, तन दीर्घई बनेगा। इसमें भी 2 मात्रा है, इसीलिए इसको द्विमात्रिक स्वर के अंतर्गत रखेंगे। तीसरा है दुर्घऊ। दुर्घऊ में कौन कौन होगा? हर्षऊ प्लस हर्षऊ, कॉमा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए होगा। ए में क्या हो जाएगा? ए कौन कौन शब्द से मिलके बना है? अ जोड़ हर्षई मिलके ए बनेगा। अब ए कौन कौन शब्द से मिलके बनेगा? अ जोड़ ए। ओ कौन कौन से मिलके बनेगा? अ जोड़ ऊ। अ जोड़ ऊ को जब मिलाएंगे तो ओ बनेगा। अब है औ। औ कौन कौन शब्दों से मिलके बनेगा? अ जोड़ ओ को जब मिलाएंगे ना तो ओ बनेगा। अब हम लोग गिनिए कितने हुआ? 7 हुआ कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो इसकी संख्या 7 होता है। यहाँ पे 7वां एग्जाम्पल ये है। इसको हम लोग द्विमात्रिक स्वर कहेंगे। और तीसरा एक और बच गया, त्रिमात्री स्वर। इसका परिभाषा हम बोल दे रहे हैं, बोलते हैं। इसका परिभाषा क्या होगा? सबका सेम जैसा परिभाषा है, इसका आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। वैसा स्वर जिसमें कितने मात्रा हो? 3 मात्रा हो, उसी को त्रिमात्री बोलेंगे। वैसा स्वर जिसमें 3 मात्रा हो उसे त्रिमात्री स्वर कहते हैं। 3 मात्रा। और जैसे इसका एक एग्जाम्पल है ओम।
इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ओम। ओम जैसे कि कौन कौन शब्दों से मिलकर के बना, जैसे आ, उ और म में हलंत लगा देंगे। जब आ उ आधा म को जब हम लोग मिलाएंगे ना तब ओम बनेगा। इसमें 3 मात्रा आ गया, 1 2 3। इसी को हम लोग त्रिमात्रिक स्वर के अंतर्गत रखेंगे ओम को। हमारा स्वर वर्ण खत्म हो गया यहाँ पे। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरा, व्यंजन वर्ण। वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। इतना तक ये स्वर्ण वर्ण था। अब हम लोग यहाँ पे हेडिंग देंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो व्यंजन वर्ण हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। इसका परिभाषा हम लोग देखेंगे। तो इसका परिभाषा क्या कहता है? इसका परिभाषा यह कहता है कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए उसी को व्यंजन वर्ण कहते हैं। और स्वर वर्ण का परिभाषा हम लोग क्या पढ़ें? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाए उसी को स्वर वर्ण कहते हैं। ये इसका परिभाषा ही बोल रहा है कि मतलब कि स्वर वर्ण की सहायता ली जाए उसी को व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल की मदद से बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे। तो पहले परिभाषा लिखते हैं। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए उसे क्या कहेंगे? उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसका परिभाषा ही स्पष्ट रूप से बोल रहा है कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए उसी को व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण होते कितने हैं? तो व्यंजन वर्ण की संख्या देखा जाए तो होता है 33। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होते हैं। कौन कौन होते हैं वह? तो यहाँ पे जैसे में देखें, जैसे में क से लेकर के ह तक 33 कौन कौन होते हैं? क से लेकर ह तक। परिभाषा क्या बोला? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए। तो सहायता कैसे ले रहा है? तो देखिए क से ह तक में इस हमको क आप बोल के देखिए तो क लास्ट में आ रहा है। क लास्ट में आ रहा है ना। कौन सा है? है स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण की सहायता ले रहा है या नहीं? ले रहा है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण। जैसे किसी भी बोल दीजिए प भी बोलिएगा तो लास्ट में आ रहा है। ब भी बोलिएगा तो लास्ट में क्या आ रहा है? तो यानी कि दूसरे वर्ण की सहायता तो ले रहा है। इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे कि व्यंजन वर्णों के मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके आप लिख दीजिएगा। भाषा में अगर आप सफ़ कर रहे हैं तो भाषा बना के लिख दीजिएगा कि व्यंजन वर्णों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। हम आपको समझाने के लिए इतना लिख दे रहे हैं कि 3 भागों में बांटा गया है। व्यंजन वर्ण 3 भागों में बांटा गया है। आप समझ जाएंगे व्यंजन वर्ण को ही 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? स्पर्श व्यंजन वर्ण। दूसरा है
ऊष्म व्यंजन वर्ण, ऊष्म व्यंजन वर्ण। और तीसरा क्या है? अंत अस्त व्यंजन वर्ण। यही 3 भागों में बांटा गया है। पहला स्पर्श व्यंजन वर्ण, दूसरा ऊष्म व्यंजन वर्ण, तीसरा अंत अस्त व्यंजन वर्ण। अब हम लोग पहला हेडिंग डालेंगे, स्पर्श व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। यहाँ पे पहला है स्पर्श व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण की परिभाषा क्या कहता है? स्पर्श वर्ण की परिभाषा कहता है कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से हो उसे स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसका परिभाषा हम लोग पहले लिखेंगे, इससे आगे देखते हैं। पहले तो परिभाषा लिखना जरूरी है जी। तो परिभाषा क्या कहता है कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण कंठ, तालु, मुर्गा नहीं मूर्धा होता, दंत और क्या, ओष्ठ का मतलब हुआ ओठ के स्पर्श से होता हो या दंत। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से हो उसे क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब हम लोग स्पर्श व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या जो है 25 है। कौन कौन है भाई? जैसे में क से लेकर के म तक, ये जो है सभी स्पर्श व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। क से म तक, यदि आप क से म तक में किसी को भी बोलिएगा, किसी भी शब्द को, तो उसका जो उच्चारण है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से ही होगा। जैसे आप जीभ को चाट करके आप क नहीं बोल सकते हैं। आप अगर जीभ को चाट लेंगे तो क नहीं, बढ़िया से आपसे उच्चारण नहीं होगा। मतलब कि सभी में स्पर्श होगा तभी साफ से आपका आवाज़ निकलेगा। तो क से म तकला को स्पर्श व्यंजन वर्ण के अंतर्गत रखते हैं। अब हम लोग दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कौन सा है? ऊष्म व्यंजन वर्ण। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह स्पर्श है, इसके बाद ऊष्म, और तीसरा है अंत अस्त। तो हम लोग ऊष्म व्यंजन वर्ण पढ़ने वाले हैं। ऊष्म व्यंजन, तो इसका परिभाषा क्या कहता है कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म वायु निकले उसे ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। पहले परिभाषा देखेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो इसका परिभाषा है, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुंह से क्या गर्म वायु निकले, उसे क्या कहेंगे? ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। हम इतना शॉर्ट मार दें, आप लोग पूरी तरह से लिखिएगा। अब ऊष्म वर्ण होते कितने हैं? तो ऊष्म वर्ण
की संख्या, उसमें व्यंजन वर्ण की संख्या 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं भाई? तो होते हैं कौन कौन? तलबिश, मूर्धन्य स, दंत स और ह। ये चारों जो है ना उस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और इन व्यंजन वर्ण के उच्चारण जब करिएगा ना तो मुंह से गर्म वायु निकलेगा। आपको कैसे पता चलेगा कि मुंह से गर्म वायु निकल रहा है? तो आप तलब स बोलिए और अपने हाथ को मुंह के पास ले जाइए, मुंह से थोड़ा सा दूरी पर रखिए और तलबी सा, मूर्धन्य सा, दंती सा ह बोलिए। आपके हाथ में फील होगा कि मुंह से गर्म वायु निकल रहा है। आप ट्राई भी मार सकते हैं। अब तीसरा पढ़ेंगे क्या? तीसरा अंत अस्त व्यंजन वर्ण। अंत अस्त व्यंजन वर्ण। तीसरा को भी हम लोग देखते हैं बहुत ही आसान तरीका से। तीसरा क्या कहता है कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण मुंह की हवा अंदर ही रह जाए उसी को अंत अस्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो इसका परिभाषा लिखेंगे। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुंह की हवा अंदर ही रह जाए, अंदर ही क्या रह जाए, उसे कहते हैं उसे अंत अस्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसका परिभाषा बोला है कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुंह की हवा अंदर ही रह जाए तो उसे अंत अस्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब अंत अस्त व्यंजन वर्ण होते कितने हैं? तो अंत अस्त व्यंजन वर्ण की जो संख्या है, ये अंत अस्त व्यंजन वर्ण की संख्या 4 है। कौन कौन है भाई? जैसे में लिखेंगे कौन कौन ये चारों है। य, र, ल, व। आप जब ये चारों मतलब ये चारों वर्ण का जब आप उच्चारण करेंगे तो मुंह की हवा जो है ना, मुंह से जो हवा निकलता है वो अंदर ही रह जाएगा। आप बोल करके देख सकते हैं, या मुंह की हवा अंदर ही रह गया, बाहर नहीं निकला, मतलब आसान से हो गया, आसानी तरीके से हो गया। तो इसी को हम लोग कहेंगे अंत अस्त व्यंजन वर्ण। अब हम लोग का ये खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे श्वास या वायु प्रेक्ष्य के अनुसार व्यंजन वर्ण को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में अभी और बांटा गया है। क्या चीज के अनुसार? श्वास या वायु प्रेक्ष्य के अनुसार। तो हम लोग को यहाँ पे लिखना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बोर्ड में इस टॉपिक से 7 से 8 नंबर की प्रश्न पूछता है, जो कि देखा जाए तो 1.5% होता है, 1 से 1.5%, और ये नंबर बहुत मैनेज रखता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे श्वास या वायु प्रेक्ष्य के अनुसार व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे लिख दीजिएगा आप लोग, मेरे पास टाइम बहुत कम है। 2 भागों में बांटा गया। पहला कौन सा है? अल्प प्राण व्यंजन। पहला है अल्प प्राण व्यंजन और दूसरा है महाप्राण व्यंजन। दूसरा क्या है? महाप्राण व्यंजन।
तो हम लोग ये दोनों का परिभाषा ये कितने होते हैं इसका एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो पहला हम लोग हेडिंग डालेंगे अल्प प्राण व्यंजन, और आसान तरीके से हम लोग समझेंगे। अल्प प्राण व्यंजन, इसका परिभाषा क्या कहता है कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुंह से कम वायु निकले उसे अल्प प्राण व्यंजन वर्ण कहते हैं। यहाँ पे आप लोग पूरी लॉन्ग तरीके से हम जो अभी बोले वो लिखिएगा, लेकिन हम यहाँ पे शॉर्ट तरीके से लिखते हैं ताकि मेरी टाइम का बचत हो। आप लोग ऐसे लिखिएगा, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुंह से कम वायु निकले उसे अल्प प्राण व्यंजन वर्ण कहते हैं। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, मुंह से कम वायु निकले उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। और ये अल्प प्राण व्यंजन होते कितने हैं, तो इसकी जो संख्या है ना अल्प प्राण व्यंजन का, इसकी संख्या जो है 19 होते हैं। 19 अल्प प्राण व्यंजन की संख्या कितने होते हैं, 19। जैसे में कौन कौन 19 होते हैं, तो हम लोग देखेंगे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा य, र और ल, व। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा, मतलब हुआ कि क, ख, ग, घ, अंगा। क देखिए यहाँ पे हम आपको लिख के थोड़ा सा समझाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं क, ख, ग, घ और हो जाएगा अंगा। यहाँ पे भी इसी तरह से च, छ, ज, झ यहाँ होगा, ट, ठ, ड, ढ, टबरगिना होगा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला यानी कि ये जो फर्स्ट में है ये क हो जाएगा, तीसरा में क्या है ग हो जाएगा, और पांचवा यानी कि ये अंगा। और प्रत्येक वर्ग का ये पहला, तीसरा और पांचवा तथा य, र, ल, व, ये सब जो है ना अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और जब इस सब को काउंटिंग करिएगा तो टोटल संख्या कितने आ जाएगा, 19। टोटल संख्या कितना हो जाएगा, 19। इसी को हम लोग अल्प प्राण व्यंजन वर्ण कहते हैं। और इसका परिभाषा क्या कहता है कि मुंह से गर्म वायु निकले। तो जब हम लोग क बोलेंगे तो क देखिए क बोलेंगे ना, तो जब यहाँ पे आप अपनी अंगुली को मुंह के पास ले जाइएगा तो मुंह से गर्म वायु निकलेगा। आप ट्राई मार सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इसी को अल्प प्राण व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब हम लोग दूसरा देखेंगे महाप्राण व्यंजन वर्ण। पहला हम लोग सीख लिए अल्प प्राण व्यंजन वर्ण, और हम लोग अब दूसरा बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीक़ा से समझने वाले हैं। दूसरा क्या है, महाप्राण व्यंजन वर्ण। महाप्राण व्यंजन वर्ण क्या कहता है कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुंह से अधिक वायु निकले उसी को महाप्राण व्यंजन वर्ण कहते हैं। हम सीधे यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट में, मुंह से क्या अधिक वायु निकले, अधिक वायु निकले उसे महाप्राण व्यंजन वर्ण कहते हैं। मुंह से अधिक वायु निकलेगा ना उसी को महाप्राण व्यंजन। अब महाप्राण व्यंजन वर्ण होते कितने हैं, तो इसकी संख्या जो है 14 होते हैं। टोटल संख्या कितने होते हैं, 14। कौन कौन होते हैं भाई,
जैसे में हम लोग देखेंगे कौन कौन, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और कौन कौन होगा, दूसरा और चौथा वर्ण तथा यहाँ पे लिख देते हैं तलाबी सा होगा, मूर्धनी सा होगा, दंती सा होगा और ह होगा। जब इस हमको काउंट करेंगे ना तो टोटल 14 संख्या हो जाएगा, टोटल संख्या 14 आ जाएगा और मुंह से अधिक वायु निकलेगा। जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा, जब ख बोलिएगा ना तो मुंह से अधिक वायु निकलेगा, क बोलिएगा तो कम निकलेगा और ख बोलिएगा ना तो ख एकदम इक्वाइक मतलब वायु अधिक निकलता है। तलबी स, मूर्धनी स, इसमें से अधिक वायु निकल रहा है, उसी को हम लोग महाप्राण व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि नाद के अनुसार व्यंजन वर्ण को 2 भागों में बांटा गया। नाद के अनुसार, नाद के मतलब हुआ ध्वनि, नाद मतलब ध्वनि। तो हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे नाद, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे समझने के लिए। ध्वनि के अनुसार व्यंजन वर्ण को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, घोष व्यंजन वर्ण और दूसरा क्या है, अघोष व्यंजन वर्ण। और यही 2 टॉपिक जो है घोष और अघोष लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इसको लास्ट, अंत भला तो सब भला, इसीलिए इसको बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे। पहला हेडिंग दे देंगे घोष व्यंजन वर्ण। इसका परिभाषा क्या बोलता है कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाएं परस्पर झंकृत होती है, उसी को घोष व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर तंत्रिकाएं परस्पर झंकृत होती है, उसे घोष व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसका कहने का मतलब हुआ कि जब इसका हम लोग उच्चारण करेंगे तो स्वर तंत्रिकाएं वो झंकृत होगा। कैसे होगा, एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझेंगे। जैसे पहले हम लोग एग्जाम्पल नहीं, इसकी संख्या देखेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं इसकी संख्या कितनी होती है, 20 होते हैं। इसकी संख्या 20 होते हैं। घोष व्यंजन वर्ण की संख्या 20 होते हैं। प्रत्येक वर्ग का कौन कौन 20 होता है, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण तथा या ल व और ह हो जाएगा। जब ये सबको काउंट करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। जब हम लोग इसका परिभाषा बोला कि स्वर तंत्रिकाएं परस्पर झंकृत होती है, तो पहला का तीसरा, चौथा और पांचवा, तो क नहीं होगा, ख नहीं होगा, ग होगा। तो ग जब आप बोलेंगे तो हल्का मतलब इस गर्दन के पास जो है हल्का झंकृत होती है, मतलब हल्का झंझनाहट की आवाज़ आती है, उसी को बोला गया है कि स्वर तंत्रिकाएं झंकृत होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम लोग आगे देखेंगे
दूसरा दूसरा क्या है, आ घोष व्यंजन वर्ण। तो इसको भी देख लेते हैं, सबसे लास्ट टॉपिक है आ घोष व्यंजन वर्ण। इसका परिभाषा बोलता है कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाएं परस्पर झंकृत नहीं होती हो उसे अघोष व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसका शॉर्ट में क्या लिखेंगे, स्वर तंत्रिकाएं। आप लोग जो हम फर्स्ट बार बोले उसी को लिखना है पूरी अच्छी तरीके से डिटेल में। स्वर तंत्रिकाएं परस्पर झंकृत नहीं होती हो उसे क्या कहेंगे, उसे अघोष व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब बात रह गया कि अघोष व्यंजन वर्ण होते कितने। तो इसकी संख्या जो है, अघोष व्यंजन वर्ण की संख्या 13 है। आप लोग याद रखिएगा, अघोष व्यंजन वर्ण की संख्या 13 होते हैं। 13 कौन कौन होते हैं भाई, तो इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। 13 में हो जाएगा प्रत्येक वर्ग का, इसमें 13 संख्या होता है ना, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा तलबिसा, यहाँ पे ऊपर कर देते हैं, तलबिसा हो जाएगा, मूर्धनिसा, दंतिसा। तलबिसा, मूर्धनिसा और दंतिसा, ये सब को जब जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं अघोष व्यंजन वर्ण। स्वर तंत्रिकाएं परस्पर झंकृत नहीं होती है। जैसे पहला क बोलेंगे तो क कंठ पर उतना भार नहीं पड़ रहा है, एकदम आसान से बोला जा रहा है क। दूसरा ख आसानी से बोला जा रहा है ना, इसी को कहते हैं अघोष व्यंजन वर्ण। और इसके साथ हमारा जो चैप्टर था वर्ण, ये जो है ना इत्यलम, यानी कि द इंड हो गया, वर्ण जो है क्या हो गया, इंड हो गया। और आप लोग इसका रिवाइज मारिए, और पूरे के पूरे इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न भी बोर्ड में बहुत आते हैं। आप लोग पूरे तरीके से याद कर लीजिए। और अगले दिन हम जब आएंगे तो मात्रा पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, मात्रा के साथ आएंगे। और छोटा टॉपिक है, उसको देख लेंगे एक बार। तो आप लोग जाइए और इसको याद कीजिए। और धन्यवाद। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अभी तक तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और हमारे चैनल पे इस तरह का वीडियो क्लास 10th का आते रहेगा, मैथ, हिंदी, और क्लास 12th का भी आएगा, बायोलॉजी। और आप लोग बहुत मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। अगर ये पूरा वर्ण आप क्लियर कर लेते हैं, अगर आप पूरा क्लियर कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपका 1.5% यानी कि 1.5% प्रश्न आपसे पूरे बनेगा। यानी कि 7 से 8 प्रश्न, 7 से क्या 8 प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाला है। और इस समय से क्या पूछा जाएगा, जैसे कि दे देगा ना कि अघोष व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, ऑप्शन में दे दिया। ऑप्शन में क्या दे देगा, 10, बी में दे दिया क्या 12, सी में दे दिया 13 और डी में दे दिया 15। तो आप क्या मारिएगा, 13 में मार दीजिए। अघोष व्यंजन याद रहेगा तो क्या एकदम 13 तुरंत मार दीजिएगा, आपका तुरंत हो गया 1 नंबर। इसी तरह से एग्ज़ाम में आता है। और इसमें ज़्यादा रटने की बात नहीं है, आपको समझने हैं गते गते। और आप जब एक बार समझ लेंगे और डेली इसको रिवाइज मारिएगा, मतलब एक दिन में 1 पेज ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। एक दिन में 1 पेज पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, ताकि डेली पढ़ने से ना अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। आप ये बात जानते हैं।
तो अभ्यास जितने करिएगा उतना ही विद्या की रक्षा होगा। तो आप अभ्यास करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके पास टाइम अभी है, काफ़ी टाइम है, 5-6 महीना एग्ज़ाम का है। तो 6 महीना काफ़ी टाइम होता है। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए और एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर आप अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अब अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।